जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगले कुछ ही मिनटों में हम वो तमाम प्रश्न, वो तमाम इवेंट्स, अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पे घटित हुआ है। ओके। तो इससे पहले कि बच्चे क्लास की शुरुआत हो, आप सभी लोग बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके। मीरा, आरती, पूजा, आशुतोष, अर्पिता, अनिकेत, अंजलि, शोभा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। संदीप, राहुल। तो हम सब जुड़ चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, और हर दिन की इस तरह साथियों सेशन की शुरुआत होगी सुविचारों के साथ। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बना रहता है। साथियों, जीवन में जो व्यक्ति धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, अंततः वो सफल होता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता है, और जब लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ रहे होंगे तो कई सारी मुश्किलें आएंगी, कई सारी दिक्कतें आएंगी, कई सारी समस्याएं आएंगी। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन तमाम समस्याओं से बाहर निकलने का सिर्फ एक उपाय है, और वह है आपका डेडिकेशन, वह है आपका जो उस लक्ष्य के प्रति आपका जो समर्पण है। तो अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो ये निश्चित रूप से है कि आप अंततः सफल हो जाएंगे, अंततः आप जीत जाएंगे। तो इसी थीम के साथ, इसी थॉट्स के साथ हम लोग अपने क्लास को बच्चे आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले लौटेंगे हम लोग आज के सेशन में रिवीजन में, देखने वाले वो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले समय में परीक्षाओं के अंदर छपने वाला है, उन्हें जल्दी से कवर करने वाले हैं। ओके। तो आइए सबसे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद लौटेंगे नए प्रश्नों पे। तो क्या है रिवीजन में प्रश्न, एक बार जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करते चलोगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारत की यात्रा पर आए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए हैं, क्या नाम है उनका? फिलीपींस के राष्ट्रपति जो 5 दिनों की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, नाम क्या है उनका? वेरी गुड, एक्सीलेंट। राइट आंसर इज फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। इनको ऐसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर मार्कोस। क्या बोलते हैं? आर मार्कोस। फिलीपींस बोले तो राजधानी मनीला फिलीपींस। भारत फिलीपींस को क्या बेचता है? तो आप सभी बच्चों को ध्यान होगा कि भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचता है। हम लोग इसको क्या बेचते हैं भाई? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जो हमारा है वो हम लोग किसको बेचते हैं? तो फिलीपींस को बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? पहला, दूसरा जो सवाल था कल के क्लास के अंदर, तो कांडला में। कहाँ पर हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट है कांडला, गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अभी 1 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, बाद में 10 मेगावाट का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन 15वां सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। कहाँ पर हुआ है? जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स में। कहाँ पर हुआ था? विक्टोरिया फॉल्स में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का राष्ट्र कौन बन गया है? यूरोपियन यूनियन का वो देश जिसने इजराइल के ऊपर सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार को बैन कर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर क्या था? तो स्लोवेनिया। राइट आंसर क्या है इसमें? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया राइट आंसर। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे अपॉइंट किया गया है? एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय फुटबॉल टीम को खालिद जमील जैसे काबिल, शानदार फुटबॉल कोच के तौर पे यहाँ पे इनको मिले हैं ना। लंबे समय के बाद, 13 वर्षों के बाद कोई भारतीय कोच टीम में वापस लौटा है। भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाल लिया है? संजय वात्स्यायन ने। किसने संभाला है? संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी। दिनेश के त्रिपाठी कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? सेना प्रमुख है, चीफ ऑफ आर्मी। और ये कौन है? तो उप सेना प्रमुख है, पुष्पेंद्र सिंह। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखा है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले अपनी बुनाई को जाने अभियान का शुभारंभ हुआ है, कब से कब तक? तो साथियों, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो था उसी दौरान यह भी मनाया गया है, 1 से 7। और हथकरघा दिवस कब बनता है? हर वर्ष 1 अगस्त को। किसको समर्पित है? स्वदेशी आंदोलन को। किसको समर्पित है? स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारी चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबस
C-95 सैन्य परिवहन प्राप्त हो गया है स्पेन से। कहां से प्राप्त हुआ भाई? स्पेन से, ऑप्शन नंबर बी। टोटल कितना था? 56 था ना, उसमें से 16 स्पेन से बनेगा और 40 जो है वो भारत में ही बनने वाला है। तो इसको भी हम लोगों ने चर्चा में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताओ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुरुग्राम फरीदाबाद हाईवे के ऊपर जो है इसका शुरुआत किया गया था। ये सारी चीजों को आप लोगों ने कल बना रखा है। 4 अगस्त 2025 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है, थीम क्या है? तो साथियों बिम्स्टेक 7 समूहों का देश है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य? 7। तो इसका नाम रखा गया सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कल के प्रश्न थे उसको निपटा लिया है और अब बारी है नए प्रश्नों पे वापस लौटने का। ओके, नए प्रश्नों पे वापस लौटने का क्या क्या टॉपिक रहने वाला है? तो बच्चे आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है परीक्षा पे चर्चा। भाई प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अंगदान का डेटा आया हुआ है पूरे भारत में 0.88, भाई सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। और आप लोगों ने कितने मार्क्स अभी लाए हैं? तो आउट ऑफ 10 में से 10 कई बच्चों का यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हमारे टाइपिस्ट महोदय ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं तो उसकी डांट तो बाद में लगेगी, तब तक आप लोग इधर अपना पढ़ना शुरू करोगे। हाँ, परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पे चर्चा 2025 यहाँ पे गिनीज होगा। हाँ, तो बहुत जगह ऐसे मिस्टेक आपको आज दिखने वाला है। तो बताओ कि इसके किससे सम्मानित किया गया है, इसका शुभारंभ कब हुआ है? परीक्षा पे चर्चा को साथियों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो पूछ रहा है कि इसको जो है सम्मानित किया गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो आपका जो शुरुआत हुआ था परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ है? तो साथियों परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था इसका वर्ष यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 2018 में। कब है? 2018 में। और इसका जो 8वां संस्करण था परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण, यह संस्करण आयोजित हुआ है, यह हुआ है 8वां एडिशन, 8th एडिशन जो है इसका आयोजन हुआ है 10 फरवरी को, 10th ऑफ फेब को। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में आप सभी लोग ध्यान देना, नई दिल्ली में भारत मंडपम में होना था, लेकिन भारत मंडपम में नहीं हुआ है, सुंदर नर्सरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? सुंदर नर्सरी में। कहाँ हुआ भाई? सुंदर नर्सरी में। इसमें क्लास 6 से लेकर के, कक्षा 6 से लेकर के 12th तक के बच्चे शामिल हुए हैं। और केवल बच्चे नहीं, बच्चे तथा अभिभावक दोनों शामिल हुए हैं। बच्चे तथा अभिभावक, उनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथियों इस आयोजन में कितने करोड़ लोग शामिल हुए? एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि इसमें कितने करोड़? तो 3.65, कितने करोड़ लोग इसमें शामिल हुए थे? इसका जो डेटा है साथियों वो है कि इसमें 3.53 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 3.53 करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन, करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ था, वैध पंजीकरण हुआ था, वैध पंजीकरण हुआ था। तो इसमें हम लोग राइट आंसर क्या कर रहे हैं? 2018। वापिस से समझना कि मामला क्या है। परीक्षा पर चर्चा 2018, ये आपको ध्यान होगा हर साल प्रधानमंत्री इनका आयोजित करते हैं, तो इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ये दिया गया तो पूछा जाएगा क्यों दिया गया है? तो साथियों ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन था, लोगों की भागीदारी थी इसमें। इस आयोजन में, इस वर्ष के आयोजन में जो 10 फरवरी को हुआ, इसमें 3.53 करोड़ बच्चे और अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। कौन सा एडिशन है भाई? 8th एडिशन था, 8वां संस्करण था। नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी में आयोजन हुआ है, इतने लोगों ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होगा बच्चे। परीक्षा पे चर्चा जो है ये प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। और क्यों किया जाता है? ताकि बच्चों को ये बताना कि एग्जाम्स के दौरान, परीक्षाओं के दौरान वो कैसे सकारात्मक रहें। आमतौर पे क्या होता है, इवन हम सब ने बचपन में महसूस किया है कि जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो उस दौरान नर्वसनेस आता है और हमारे दिल दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चलता है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कहीं ना कहीं, जिसमें प्रधानमंत्री डायरेक्ट देश के बच्चों को संबोधित करते हैं एक अभिभावक के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे। और बच्चों के लिए सोचो कितनी बड़ी कामयाबी है कि इसमें 35 बच्चे थे, वो डायरेक्ट 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से संवाद कर रहे थे।
तो इसमें इस बार तो बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी, विक्रम मेसी को बुलाया गया था, मैरी कॉम को बुलाया गया था, इसके अलावा दीपिका पादुकोण को, जो अलग अलग सेलिब्रिटी उनको भी बुलाया गया है कि भाई आप बच्चों को उनसे बातचीत करो और उनको परीक्षा के बारे में कैसे वो नॉर्मल रहे उनके बारे में समझाना है। तो इस प्रोग्राम को ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को यहाँ पे जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। कौन सा रिकॉर्ड बन गया है? ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, परीक्षा पे चर्चा, है ना। तो परीक्षा पे चर्चा, इसको याद रखना। कब स्टार्ट हुआ है? 2018 में 8वां संस्करण था, अभी जस्ट हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने है कि देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साथियों, अंगदान दिवस मनाया गया, अभी अंगदान दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। कब मनाया गया भाई? 3 अगस्त को। तो उसी अवसर पे जो है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यह पुरस्कार किसको मिला है भाई? यह पुरस्कार मिल गया है साथियों तेलंगाना को। अंगदान का पुरस्कार किसको मिल गया है? ऑर्गन डोनेशन का अवार्ड किसको मिला है? तेलंगाना। क्या है ये पूरा मामला? देखिए पूरा मामला क्या है बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंगदान का मामला क्या है? देखिए अंगदान जो है इसको कहा जाता है महादान। अंगदान जो है, अंगदान को लेकर के जानकारी ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय औसत जो है, राष्ट्रीय अंगदान औसत जो हमारे देश का है बच्चे, वो है इट्स वेरी पुअर। औसत हमारे देश में है 0.88 पर 10 लाख, पर 10 लाख, अरे भाई, पर 10 लाख आबादी। मतलब 10 लाख में से एक से भी कम लोग जो है उतना देते। एक आदमी भी 10 लाख पे नहीं ऑर्गन डोनेशन करता है, पहली जानकारी। दूसरा कि तेलंगाना का जो औसत है, तेलंगाना का जो अंगदान का जो औसत है स्टूडेंट, वो है उनका औसत है 4.8 पर 10 लाख आबादी। मतलब वहां पे प्रति 10 लाख की आबादी पर कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो अंगदान कर रहे हैं, ऑर्गन को डोनेट कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं भाई? तो तेलंगाना में 4 लोग से ज्यादा, लगभग 5 लोग ऐसे हैं प्रति 10 लाख की आबादी पे। और पूरे भारत में कितना है? एक आदमी भी नहीं 10 लाख पे जो अपने ऑर्गन को डोनेट करता होगा। और इसकी एक जानकारी यहाँ पे ये है, आपको एक आंकड़ा इसमें बता दूं। लास्ट ईयर में, यानी कि 2024 में, इसका एक डेटा भी यहाँ पे जारी हुआ है कि 2024 में 188 अंगदान किए गए हैं। 188 लोगों ने अंगदान किए, जिससे 725 लोगों को नई जिंदगी मिली। 725 लोगों को नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। ठीक है, मतलब 2024 का ये आंकड़ा है साथियों। 100 यहाँ पे है, 88 लोगों ने अपने ऑर्गन को डोनेट किया, जिसके वजह से 725 लोग ऐसे थे जिनको एक नया जीवन मिला है। तो इसीलिए क्या है कि भारत में लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना कि वो कैसे अपना ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, उसको लेकर के जो है ये आयोजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसलिए आयोजन यहाँ पे किया जाता है। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आ रही है? कमेंट्स क्यों गायब हो गया? ओके, तो थोड़ी इंटरनेट की असुविधा हो गई थी, बट कोई नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो अभी इसमें ऑर्गन डोनेशन का जो आंकड़ा बता रहा है कि 2024 में 188 लोगों ने अपने अंग दान किए थे, ऑर्गन को डोनेट किया था, और इस वजह से जो है 725 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। तो ये बेसिकली एक प्रकार का आयोजन है जिसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जागरूक करना कि उनके डेथ के बाद, उनके निधन के बाद बहुत
देर तक जो है उनके शरीर के बहुत सारे अंग जो है वो एक्टिव रहता है, और अगर उस अंग को डोनेट कर दिया जाए तो ऐसे लोग जिनके शरीर का कोई पार्टिकुलर जो बॉडी का कोई पार्ट है, अंग जो है, अगर वो खराब हो गया तो उसको ट्रांसप्लांट के माध्यम से एक नया जीवन मिल सकता है। ओके, अब इसके बारे में और क्या बातें हैं कि भाई ये जो पुरस्कार मिला है कहाँ पर, देखिए इसका जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष, ये जो आयोजन होता है वो एक संस्था के द्वारा कराया जाता है जिसको नोटो कहते हैं। संस्था को क्या बोलते हैं भाई? नोटो। नोटो का मतलब हो गया नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, ऑर्गन एंड टिश्यू, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन होता है, इस अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसको आयोजित किया है। इस आयोजन में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो जेपी नड्डा के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि अवार्ड को किसने दिया है, तो अवार्ड किसने दिया भाई? जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा ने दिया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप सबको ध्यान है। और अवार्ड मिला किसको भाई? तेलंगाना को। किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को, ऑर्गन डोनेशन को लेकर के, है ना। तो ये भारत में आज भी देखिएगा लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस का अभाव है, जिस कारण से लोग ऑर्गन डोनेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। जबकि मतलब यूरोप में या वेस्टर्न देशों के अंदर जो है अभी बहस काफ़ी बड़ा हो गया है, वहाँ पे लोग काफ़ी बड़े मात्रा में ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं। भारत में धीरे धीरे से, लेकिन ये चीज़ें अब जो है आगे बढ़ना चाहिए। और ऑर्गन डोनेशन डे कब बनता भाई? हम लोगों ने भी जस्ट बात किया है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को जो है यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो साथियों बिहार में मुख्य सचिव के रूप में, बिहार में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति के जो आदेश अभी जारी हुए हैं वह नाम है प्रत्यय अमृत। नाम क्या उनका? प्रत्यय अमृत। और अमृत लाल मीणा जो है साथियों, ये 31 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 31 अगस्त जो है उस दिन इनका रिटायरमेंट है। तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर अब जो है बिहार के मुख्य सचिव कौन रहेंगे? उनका नाम है साथियों प्रत्यय अमृत। अच्छा, नाम भी बड़ा देखो यूनिक है, नाम भी इतना यूनिक है कि पहले थे अमृत लाल मीणा, अब नाम है क्या है इनका? प्रत्यय अमृत। यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई अमृत जो है वो बिहार में रहने ही रहने हैं, और अच्छी बात है अपार्ट फ्रॉम दी टॉपिक। मतलब इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी सी इधर बात करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, नाम इनका बड़ा प्यारा है, प्रत्यय अमृत। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी अलग से जो रखना होता है बच्चे, वो ये है कि मान लो किसी भी राज्य में, जैसे ये जो अभी हमारे मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं, तो इनके मुख्य सचिव को नियुक्त करने का जो आदेश होता है कौन जारी करता है? तो बच्चे मुख्य सचिव का आदेश कौन जारी करते हैं? राज्यपाल। कौन जारी करते हैं? राज्यपाल। ये जो मुख्य सचिव ऑब्वियसली एक आईएएस ऑफिसर है, 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर। ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, बट आपको ठीक है जानना आवश्यक है। तो अब बिहार के जो मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव का मतलब हो गया कि बिहार में जो पूरा प्रशासन है, उस पूरे प्रशासन का जो सर्वे सर्वा होंगे, जो प्रमुख व्यक्ति होंगे, उनका नाम है प्रत्यय अमृत। क्या नाम है भाई उनका? प्रत्यय अमृत। और एक तरफ होंगे नीतीश कुमार जी, एक तरफ होंगे प्रत्यय अमृत। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अनलॉकिंग, यहाँ पे फिर से हमारे टाइपिस्ट ने बड़ा महान कलाकारी किया, इसको डांट लगेगी क्लास के बाद आज, तो पता नहीं हर जगह इसको मिसिंग किया है। अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो साथियों इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसने जारी किया है भाई? नीति आयोग ने। क्या है इस रिपोर्ट को? फिर से वापस यहाँ पे देखेंगे दो बातें कि रिपोर्ट को जारी किसने किया है। अनलॉकिंग जो है अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है भाई? नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग। और नीति आयोग के तरफ से किसने किया है? तो नीति आयोग के सदस्य हैं राजीव गौबा, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, तो आप सबको ध्यान होगा। तो राजीव गौबा ने जारी किया है, राजीव गौबा ने जारी किया है, जारी किया है। इसमें बहुत सारी बातें की गई है। सबसे जो जरूरी बात हुआ चाहता हूँ वो ये है कि नाम में ही है कि ये जो इसमें जो बातें की गई हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, भारत में
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसकी बिक्री, उसका जो उत्पादन है वो क्यों नहीं भारत में बढ़ पा रहा है ईवी का। तो सरकार, नीति आयोग ने इस संदर्भ में बातें करी है कि वर्ष 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है, वर्ष 2030 तक 30% 30% ईवी का लक्ष्य, मतलब जितनी भी गाड़ियां सड़कों पे चलनी चाहिए चलेंगी, उसमें 2030 तक कम से कम 30% जो है वो गाड़ियां जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इसमें इस रिपोर्ट में इसमें ये बातों को शामिल किया गया है। इसमें और भी बातें की गई हैं कि भारत में क्या स्थिति है। तो साथियों 2016 में, ईयर वॉज 2016 में 50,000 ईवी था, 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। 50,000 क्या था भाई? ईवीज थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। और अभी इंडिया में ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 2024 में, 2024 में ये डेटा हमारा है मिलियन में, ऑब्वियसली 20 लाख हो गया है, 20.08 मिलियन है। हाँ 08 मिलियन है, 2.08 मिलियन जो है ये हमारे पास इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ठीक है। अब आपके मन में आंकड़ा ये भी होगा कि भाई वैश्विक ईवी कितने हैं, तो वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया में मिला दीजिएगा, तो वैश्विक स्तर पर कुल 18 मिलियन, 18 मिलियन ईवीज हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवी है। और भारत में कितना भाई? भारत में अभी हमारे पास जो है वो 2.8 मिलियन है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान होगा। सरकार का लक्ष्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो, और इसीलिए आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने पढ़ा था पीएम ई ड्राइव योजना। एक योजना का नाम क्या है? पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ई ड्राइव योजना। और पीएम ई ड्राइव योजना में आपने पढ़ा है बच्चे कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसके अंतर्गत जो है 2000 करोड़ का बजट है, 2000 करोड़ का बजट है। और इससे सरकार का लक्ष्य 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने से हिचके नहीं। आमतौर पे क्या होता है भाई, हम सब इस बात से डरते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, चार्जिंग की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो गाड़ी लेके कहाँ घूमेंगे। तो सरकार का लक्ष्य है कि 72,000 हम पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो बना देंगे, आप आराम से उसमें अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वहां पे कि विश्राम करने के लिए अपना घर योजना, नाम है साथियों योजना, अपना घर योजना किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसके लिए प्रारंभ किया गया है? ठीक है, किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो साथियों किसके लिए प्रारंभ हुआ है? अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ हुआ है? अपना घर योजना प्रारंभ हुआ है, अपना घर योजना प्रारंभ हुआ है ट्रक चालकों के लिए। किसके लिए है ये? ट्रक चालकों के लिए। क्या है अपना घर योजना? इसको समझिएगा। अपना घर योजना जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसकी शुभारंभ की है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, और पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, द्वारा प्रारंभ है। और क्या इसका क्या उद्देश्य है भाई, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। साथियों आप सबको इस बात का अंदाजा है कि जब कोई ट्रक चालक भी होता है, ट्रक चालक, तो ट्रक चालक भाई लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, कई 100 किलोमीटर उनकी गाड़ियां चलती हैं। तो ट्रक चालकों को आराम देने के लिए कि भाई बीच में वो अपनी गाड़ियों को साइड में लगाकर विश्राम कर सके, उसके लिए जो है भारत में, जो हमारे देश में पेट्रोल या तेल कंपनियां जो हैं, डायरेक्ट लिख लो, जो तेल कंपनियां हैं, कंपनियों द्वारा विश्राम घर की स्थापना की गई है, विश्राम घर की स्थापना हुई है, की स्थापना की गई है। कौन सा घर का स्थापना किया गया है? विश्राम घर का स्थापना हुआ है, विश्राम घर का। अभी विश्राम घर कितना है भाई? तो विश्राम घर जो अभी बने हैं, विश्राम घर, इसका जो टोटल नंबर है वो है 300, अभी 1 जुलाई तक का इसमें डेटा है 368। ठीक है, कितने विश्राम घर हैं? 368 अभी तक बने हैं। और ये फुल्ली एसी है, एयर कंडीशनर है, ये फुल्ली एयर कंडीशनर है। और इसमें लगभग 4400
जो बेड लगा हुआ है वो है लगभग 4600, सॉरी 4611 इसमें बेड है बिस्तर वाला। तो ये आपका एक कितने दिनों का है, 1 जुलाई तक की आपको रिपोर्ट यहाँ पे है। 1 जुलाई तक का ये आंकड़ा है, 1 जुलाई तक का ये मामला है कि इतना जो है अभी तक यहाँ पे विश्राम घर बने हुए। किसके लिए है? तो ये जो अपना घर जो है वो बना हुआ है, इसका नाम है, नाम रखा गया अपना घर। नाम क्या है इसका? अपना घर। ये विश्राम करने के लिए है। तो इसी प्रकार से बना रहेगा अपना घर, है ना। और अपना घर किसके लिए भाई? यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी कि कोई भी जो ट्रक ड्राइवर है अपनी गाड़ियां लगा ले, आराम से गाड़ियों को लगा करके अपना रेस्ट करे, फ्रेश हो जाए, नहाना धोना सारी सुविधाएं। तो ये जो है भारत में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। और पेट्रोलियम मंत्रालय जब मैं कह रहा हूँ बच्चे, तो आप सबको ध्यान है पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नाम क्या है भाई? हरदीप सिंह पुरी। तो उनके द्वारा जो है, उनके मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो भाई ट्रक ड्राइवर बहुत मेहनत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार योजना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया भाई इसमें? तो राइट आंसर इसमें साथ हिमगिरी को। किसको शामिल किया गया है? नाम उसका क्या है? INS हिमगिरी। ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। प्रोजेक्ट 17A, इस प्रोजेक्ट 17A को प्रारंभ हुआ है इसको 2015 में। कब प्रारंभ हुआ है? 2015 में। और इसका जो टोटल बजट है, इसमें जो सरकार ने पैसे खर्च करने हैं, वो है लगभग 50,000 करोड़ का। इस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्च होगा? 50,000 करोड़ का इसमें प्रोजेक्ट है, पैसे खर्च होंगे। और इसमें 7 स्टील्थ युद्धपोत बनाए जाएंगे। 7th स्टील्थ युद्धपोत बनेगा, युद्धपोत बनेंगे, वॉरशिप बनेगा, वॉरशिप बनेंगे। और ये जो इतने सारे जो वॉरशिप बनेंगे उसको लेकर के जानकारी है यहाँ पे कि ये जो 7 वॉरशिप बनेगा ना, इसका भी नियम है कि इसमें से 3 और 4 का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे 3 जो वॉरशिप बनेगा, इसका निर्माण होगा गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है, आप सब जानते ही होंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। और 3 जो होगा साथियों, ये बनेगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा, MDL के द्वारा। तो अभी तक जो है, अभी तक ये जो 3 बनना था ना, तो ये जो इसमें से नाम आप जो देख रहे हो, सॉरी ये नंबर हमने देखो तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नंबर 3 और 4 होगा, उल्टा लिख दिए। 3 इसके द्वारा बनेगा, 4 MDL के द्वारा। तो ये जो 3 बनना था ना, ये तीनों बना करके इन्होंने दे दिया। इनका जो 3 बनना था, इन्होंने तीनों दे दिया है। कौन कौन सा भाई? तो इससे पहले यहाँ पे नीलगिरी ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है हमारी नौसेना को। इसके अलावा उदयगिरी भी दिया जा चुका है, उदयगिरी भी दिया जा चुका है ना। ठीक है, अब कौन सा प्राप्त हो गया? हिमगिरी प्राप्त हो गया है, इसमें है हिमगिरी। तो इसमें क्या ध्यान देना बच्चे? इसमें ये ध्यान देना है कि ये 2 तो अभी पहले मिल चुका था, और ये तीसरा है और अंतिम है इसके द्वारा। ठीक है, ये कौन सा है? तीसरे नंबर का है, तीसरा नंबर का है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना प्रोजेक्ट 17A, और इसका टोटल बजट कितना है? 50,000 करोड़ का। टोटल कितने इसमें स्टील्थ फ्रिगेट बनेंगे? तो टोटल इसमें से बनना है 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UEFA महिला यूरो कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बन गया है? साथियों, फुटबॉल का विजेता बन गया है इंग्लैंड। कौन बना है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया है, स्पेन को 3-1 से पराजित कर दिया है। पेनल्टी शूट आउट हुआ था, उसमें इन्होंने हरा दिया है। होता है ना कि ड्रॉ अगर हो गया ग्राउंड, तो फिर उसको क्या करते हैं? पेनल्टी शूट आउट होता है। तो पेनल्टी शूट में उन्होंने 3-1 से यहाँ पे हरा दिया है। ये जो UEFA जो कप है, इसको बेसिकली इसका नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं यूरोपियन, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हम लोग इसको बोलते हैं, हाँ, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन,
फुटबॉल एसोसिएशन। तो यह जो आयोजन हुआ है एसोसिएशन, ये जो आयोजन हुआ है बच्चे, इसके बारे में जानकारी रखोगे कि इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और इसमें जीत किसने दर्ज किया भाई? तो जीता है इसमें इंग्लैंड। अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि इसका, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 14वां संस्करण है, 14th एडिशन है, तो 14 में से सर्वाधिक जर्मनी जीता है 8, सर्वाधिक जीत जर्मनी के द्वारा है, जर्मनी के द्वारा। सर्वाधिक जीत किसके द्वारा है? जर्मनी के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक जीत किसके द्वारा है? जर्मनी के द्वारा। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यूरो कप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पदक विजेता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए, पदक विजेता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए किस राज्य ने नई खेल नीति का अनावरण किया है? साथियों, उस नई खेल नीति का अनावरण किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। पदक विजेता पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। और अभी इसके लिए एक हुआ था, खेल सम्मेलन हुआ था, खेल सम्मेलन इन्होंने बुलाया था। और यह जो खेल सम्मेलन बुलाया गया था स्टूडेंट, खेल सम्मेलन, यह खेल सम्मेलन हुआ है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। और वहीं पर जो है नई खेल नीति की घोषणा की गई है। 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 ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ भाई नई खेल नीति की घोषणा? तेलंगाना के द्वारा। किसने किया अभी? तेलंगाना। और ये क्या बनाना चाहता है? तो एक पदक विजेताओं का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई? इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि हमारे राज्य में इतना सारा स्पोर्ट्स वहाँ पे फेमस हो जाना चाहिए तेलंगाना में, कि भाई हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई मेडल लेकर के आ रहा है अलग अलग टूर्नामेंट से। और भाई मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको ज्ञात होगा, रेवंत रेड्डी है। नाम क्या इनका? रेवंत रेड्डी। ये वहाँ के सीएम है, उनके द्वारा जो है इस एक नए कार्यक्रम को यहाँ पे उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशोध, अगला कार्यक्रम साथियों, कि बताओ अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो साथियों अग्निशोध का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ आईआईटी मद्रास में। कहाँ हुआ है? आईआईटी मद्रास में। किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा, उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ये किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी द्वारा, उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अब सेना प्रमुख में कई बार नंबर भी पूछता है, तो 30वां नंबर था ना इनका, 30वां नंबर था, एक बार देख लेना। तो उपेंद्र द्विवेदी ने जो है अग्निशोध प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। क्या है इसका उद्देश्य भाई? अग्निशोध प्रकोष्ठ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत को उद्देश्य यहाँ पे लिख लेते हैं, उद्देश्य लिख दीजिएगा कि भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, रक्षा प्रौद्योगिकी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, इंडिया को क्या करना है? डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर। देखिए आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, वहां पे क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में आप अगर देखिएगा तो साथियों एक ही स्थिति बनी हुई है, वो है वार की स्थिति। और हर वो देश ताकतवर महसूस करता है जिसके पास एडवांस वेपन्स हैं, जिसके पास एडवांस डिफेंस सिस्टम है। तो भारत में कैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम आएगा? तो उसके लिए सरकार ने, हमारी जो सेना है उसने क्या शुरू किया? अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ। कहाँ पे शुरू हुआ है भाई? आईआईटी मद्रास। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पे हुआ है? आईआईटी मद्रास से। और किसने इसका शुभारंभ किया है? तो भारत के जो सेना प्रमुख है
चीफ ऑफ आर्मी। तो इनका नाम क्या है, जनरल, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न है इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा खास है यहाँ पे कि सरकार ने पीएम मित्र पार्क योजना, पीएम मित्र पार्क योजना की स्थापना के लिए, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी दिया है। तो साथियों पीएम मित्र पार्क योजना जो है ये 7 स्थानों पे स्थापित होगा। कितने स्थानों पे, 7। ये 7 जो स्थान है कौन कौन से रहने वाले हैं इसमें, तो यहाँ पे आप नाम लिख लेना राज्यों का, कर्नाटका, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तमिलनाडु, यूपी, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश जहाँ पे ये बनने वाला है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, 2 4 6, तो कितना है हो गया इसमें 6, टोटल कितने जगह बनेगा भाई 7। तो 6 राज्यों का यहाँ पे आपने नाम लिखा, यूपी तेलंगाना हो गए इसमें। अच्छा महाराष्ट्र एक छूटा हुआ है, और महाराष्ट्र, दो जगह तो अभी जस्ट इसकी स्थापना की मंजूरी मिली है। तमिलनाडु में विरुधुनगर में अभी स्थापना को मंजूरी दे दिया गया है, विरुधुनगर में 1900 करोड़ रुपया इसके लिए। और मध्य प्रदेश के धार में इसके लिए 2100 करोड़ रुपए, तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स के अंदर कवर किया हुआ है। तो ये तो यहाँ पे हो गया, टोटल कितने जगह, 7 राज्यों में अलग अलग जगहों पे बनेगा। तो पीएम मित्र पार्क योजना क्या है जो है इसमें, तो मित्र पार्क योजना जो है बेसिकली क्या है बच्चे, इसको यहाँ पे समझा। मित्र मतलब हो गया इधर मित्र, मित्र है ना। तो मित्र पार्क योजना जो है बेसिकली भारत में जो कपड़े हैं, भारत में जो हमारे देश में जो वस्त्र उत्पादन हो रहा है उसको नई तकनीक से कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पे शुरू किया गया था। और इसके बारे में आप यहाँ पे कई बार एग्जाम्स में क्या करता है कि आपको इसमें पूछ देगा कि बताओ ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो भाई हम लोग सारे डिटेल्स इसमें देखेंगे, पहले एक बार फुल फॉर्म इसमें लिख लेना मित्र का, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म मित्र का, ऑब्वियसली पीएम लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में अगर पूछा जाए कि कब लॉन्च हुआ था, तो 2021-22 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, 2021-22 से 2027-28 के लिए, 2027-28 के लिए। और अभी 2027-28 के लिए लागत इसका कितना था भाई, इसके लिए लागत है 44,44 इसके लिए जो बजटरी सेंक्शन किए गए हैं, बजटरी सेंक्शन जो इसके लिए अमाउंट था बच्चे वो था लगभग 4405 करोड़ रुपया, 4405 करोड़ रुपया। अब आपके मन में सवाल होगा इतने कम बजट से 7 जगह कैसे बनेगा, तो इसमें जो जो पीएम मित्र पार्क बनेंगे वो 2 तरह से बनेगा। एक बनेगा इसको ब्राउन फील्ड, इकोनॉमिक्स में आपने ये सब थ्योरी कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, कल डिस्कस कर दूंगा। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड निवेश के माध्यम से इसका निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखना है। और स्टूडेंट ये जब योजना लॉन्च हुआ था तो पीएम ने 5F विजन दिया था, 5F विजन। तो ये 5F विजन क्या है उसको एक बार समझिएगा। 5F इसमें क्या बोलते हैं, फार्म टू फाइबर टू, इसमें 5 वर्ड्स लगातार बोले हैं, फैक्ट्री टू फैशन टू, कितना हुआ अभी 3, अच्छा ही चौथा है,
फैशन टू फैशन टू फॉरेन, है ना, फैशन टू फॉरेन, ये इसका यहाँ पे 5F का मतलब है। 1F, 2F, 3, 4 और 5F। और इसका मेन मोटो क्या था यहाँ पे, तो इसमें पीएम ने कहा था मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड, दुनिया के लिए बनाओ, मेक फॉर दी वर्ल्ड। तो ये विजन है इसमें, मेक फॉर दी वर्ल्ड। अब ये क्यों पढ़ रहे हो, तो ये सुनो। अभी हाल ही में जो वस्त्र राज्य मंत्री हैं, वस्त्र राज्य मंत्री, उन्होंने, वस्त्र राज्य मंत्री जिनका नाम है पवित्रा पवित्र मार्गेटा मार्गेरिटा, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि संसद में इन्होंने जानकारी दी है, संसद में इस पे जवाब दिया था, तो उसी लिए हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जवाब दिया है। ठीक है, ये जो पीएम मित्र पार्क योजना है बच्चे, हो सकता है इसका उद्देश्य से पूछे, तो वस्त्र उद्योग, इसका उद्देश्य आप लिख रहे हो वस्त्र उद्योग को नई तकनीकों से जोड़ना, नई तकनीक से जोड़ना, तथा तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। सरकार का लक्ष्य है कि इससे लगभग 20 लाख रोजगार उत्पन्न होगा, 20 लाख लगभग इससे रोजगार उत्पन्न होगा, ये सरकार का यहाँ पे लक्ष्य है। कितने लाख भाई, लगभग 20 लाख इससे रोजगार उत्पन्न होगा। और आप सबको पता है कि वस्त्र उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है कृषि क्षेत्र में, और कृषि का ही एक पार्ट समझ लो। दूसरा पूछा जाए सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पे, वस्त्र। और ऐसे सरकारी नौकरी में पूछता है तो रेलवे पूछेगा कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो रेलवे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। अब आज तो आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्डिंग चला गया, रिकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, और इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास दो ही चॉइस थे। एक चॉइस था कि भाई क्लास को बंद कर दो, और दूसरा चॉइस था कि नहीं, अभी जस्ट हमने एक आपको थीम दिया था, एक मैसेज दिया था कि अपनी विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं है, लक्ष्य वही प्राप्त करता है जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है। तो ये मेरे दृढ़ संकल्प का ही एक परिणाम है कि क्लास क्यों ना रिकॉर्डेड डालना पड़े, लेकिन हम उसको डालेंगे। और बच्चा पता है रिकॉर्डेड क्लास डालना इट्स वेरी बोरिंग, कैमरा को देखो और बोलते रहो। एंड इवन कि आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना, तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो क्लास में बच्चे हैं, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैमरा का लेंस नहीं है, बल्कि आप लोगों की आंखें हैं। तो कोई नहीं, अभी हमने आपको ये रिकॉर्ड करके उपलब्ध करा दिया, और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जो ये लय बनी हुई, जो रिदम बना हुआ आपकी क्लास को लेकर के, वो आपका यहाँ पे नहीं छूटे। ओके, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। और आज के इस टेक्निकल इशूज के लिए जो है उसको क्या ही कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया कभी कभी फेल हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। ध्यान रखो अपना, और हंसी रखो चेहरे पे, मुस्कुराहट रखो चेहरे पे। बाय बाय, टेक केयर।